वो हुआ ये कि वहाँ पे एक बैचमेट थी। अब मुझे मालूम नहीं था कि ये बैचमेट है, मतलब बाद में पता चला कि वो एक लड़की थी। मैं बता दे रहा हूँ नाम भी, हम लोग सीधा ना लीजिएगा। तो उनसे मुलाकात हुई। एक्चुअली क्या हुआ कि नए नए आए थे भाई, उतना कुछ पता नहीं था। कई लोग तो आई थिंक मेरे बुक के जो पोस्टर थे, जिस रात चिपकाया गया था कैंपस पे, उसी रात पूरे पोस्टर फाड़ दिए गए थे। पूरे कैंपस के पोस्टर फाड़ दिए गए थे। पोस्टर फाड़ दिए। हाँ, यहाँ तक कि छात्र संघ भवन पे मेरे विरोध में नारे भी लगाए गए थे। जो धरती है यहाँ पे, जो एक बार आ जाता है, या तो सफल हो गया तो फिर उसकी ज़िंदगी भाई मस्त है, चिल एंजॉय है। नहीं हुआ तो सर के बाल ऐसे गायब होते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते, पेट पठार बन जाता है। लेकिन ज़िंदगी में ज़िंदगी में जो होती है ना खुशियाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे की सर से सिंग। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं BJJM न्यूज़। आपने IPS टैग तो बहुत बार सुना होगा और आप जानते भी होंगे कि IPS कैसे बना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी शख्सियत के बारे में सुना है जो ना तो UPSC के एग्ज़ाम में बैठा और ना ही उसके शरीर पे वर्दी है, लेकिन वो फिर भी IPS है? जी हाँ, ना तो UPSC एग्ज़ाम में बैठा और ना ही उसके शरीर पर वर्दी है, लेकिन वो फिर भी IPS है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक ऐसी ही शख्सियत से आज आप सभी को मिलवाने वाला हूं, जो ना तो सिर्फ अच्छे छात्र हैं, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे डिबेटर और एक अच्छे लेखक भी हैं। हमारे साथ हैं शुभम जी। आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और चूँकि आपने हाल ही में एक बहुत चर्चित किताब लिखी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सफ़र एक अनकही दास्तां, जिसमें इन्होंने इलाहाबाद को जवानियों का कब्रगाह बताया। तमाम तरीके से चर्चा में किताब रही, विवादों में भी रही, तमाम लोगों ने आलोचनाएं की, समीक्षाएं हुई, किसी ने प्रशंसा की, किसी ने उसमें कमियां निकाली, बहुत कुछ रहा एक पुस्तक के बारे में। लेकिन ये विषय उठता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में पढ़ने वाला छात्र, जिसने अपने मानस में IPS बनने का सपना संजोया हुआ है, उसकी लेखनी से सफ़र एक अनकही दास्तां, जवानियों की कब्रगाह जैसे शब्द और ऐसी पुस्तकें कैसे निकलती हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि UPSC की तैयारी करते करते अचानक से एक किताब लिखने का मूड कैसे बन गया? जी सिद्धार्थ जी, ये जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है। और इस जो काफ़ी समय से मेरे अंदर ऐसे जहन में था कि जो UPSC एस्पिरेंट होते हैं, उनकी बात को, उनकी समस्याओं को समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो वहीं से मेरे अंदर कहीं ना कहीं से था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कुछ समाज में कुछ अलग किया जा सके। और इस जो किताब लिखने की प्रेरणा मुझे, मतलब मेरे सीनियर्स हैं, उनसे मतलब किताबें पढ़ता था तो उनसे मतलब लगता था। और मैं भी अपने कुछ आर्टिकल्स लिखता था सोशल मीडिया पे। तो कहते थे काफ़ी अच्छा लिखते हो, इसको आप मतलब कॉपी में करिए, लिखिए पूरा, मतलब किताब की तरह लिखिए। तो पहले तो मतलब कुछ मालूम नहीं थी इस आइडिया से, बस लिखते थे, अच्छा लिखते थे, लोग प्रशंसा करते थे, काफ़ी लोग बुराइयाँ करते थे, कमेंट भी करते थे। और इसी वजह से निखार भी आता गया। और इसके जो किताब की जो मतलब है, इसकी मतलब मेन कारण, मुख्य जो वजह है, हमारे सीनियर्स ही हैं, जिनकी वजह से प्रेरणा से हम लिख सके। वो कौन से सीनियर्स हैं जिनकी प्रेरणा से आपने पुस्तक लिखी? नाम बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, एक हमारे सीनियर हैं निशान जैन सर, जो इस 2014 बैच के IAS हैं, और उनकी 3-4 किताबें पुस्तक हैं, वो भी हम टच में थे, उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली। और एक सीनियर हमारे हैं कौशलन मिश्र हैं, BHU से, BHU टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके टच में थे, तो वो भी काफ़ी मतलब कि गाइडेंस करते थे कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है। और एक भी सीनियर्स हैं जो भी अपने मतलब सीनियर्स हैं, अभी उनकी किताब नहीं है लेकिन काफ़ी मतलब सपोर्ट किए हैं हमें। बेसिकली इस किताब की चर्चाएं तो हमने बहुत सुनी, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा मेरा कि मैं कभी इसको पढ़ नहीं पाया। तो मैं आप ही के ज़रिए जानना चाहूँगा कि आखिर सफ़र एक अनकही दास्तां में वो कौन से बिंदु हैं जिनको आपने ज़्यादा विशेष रूप से, जिनको गंभीरता से उठाया है? क्या बातें हैं इस किताब की? देखिए, सफ़र एक अनकही दास्तां एक सफ़र है, एक ऐसे छात्र, नौजवान, मतलब ये सब हम सबकी कहानी है। जो लड़का ग्रामीण पृष्ठभूमि से है या लड़की ग्रामीण पृष्ठभूमि से, काफ़ी मतलब परिवार की संघर्ष से, मतलब जो मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम परिवार से आता है, और उसके सपने हैं कि कुछ बड़ा करे ज़िंदगी में, अपने माँ बाप का, गांव का, ज़िले का, देश का नाम रोशन करे। उनकी एक कहानी है कि कैसे एक लड़का
अपनी तमाम परिस्थितियों की और जो उनकी समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, कैसे यहाँ से उसकी दिनचर्या शुरू होती है, कॉलेज, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत, संघर्ष, पढ़ाई लिखाई, कैसे इन सब बातों के अंदर तो अपने समावेश करके वो आगे बढ़ता है। कई बार इसमें से है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसके बारे में क्या कहें, इसके लिए शब्द कम है हमारे पास। तो जो इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसके जो छात्र हैं तो काफ़ी लोग हैं इसमें, और कई छात्र हैं, काफ़ी अच्छे छात्र हैं, काफ़ी बुरे छात्र हैं। जो संगति होती है तो उस संगति के अंदर कुछ लड़के बिगड़ जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। तो वही है कि इस किताब में मैंने एक मतलब पूरी जो है उसको छोटे शब्दों में मतलब इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इलाहाबाद की ज़िंदगी को आपने समाहित करने का प्रयास किया। अच्छा, आपने मध्यम वर्गीय लोगों की बात की। मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के भी बारे में जानना चाहूँगा कि आप कैसे परिवेश से उठ करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए, वो क्या परिवेश रहा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय आने के पीछे क्या प्रेरणा रही, क्यों आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए? जी देखिए, मैं जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। जौनपुर ज़िला जो आईएएस अधिकारियों का गढ़ है। मतलब हमारे घर से 15-20 किलोमीटर दूर एक गांव है माधोपट्टी, जो मतलब आईएएस अधिकारियों का गांव है। वहाँ पे मतलब हर घर में आईएएस आईपीएस हैं। तो एक तरह से बचपन से ही प्रेरणा रही कि नहीं कुछ मतलब ऐसा ही थी कि बनना है तो आईएएस ही बनना है। मतलब ऐसे बचपन से ही थी, घर वाले सब एक तो उनका कुछ अलग था, लेकिन हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा थी। मतलब कि मुझे लगता था कि मैं अगर कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरी वजह से काफ़ी लोगों की समस्याएं दूर हो, तो मुझे ऐसा करना अच्छा लगता था। मतलब मुझे बचपन से जो सामाजिक कार्य करने में काफ़ी रुचि रही। और सबसे बड़ी बात थी कि जब मैं 9th में था तो हमारे एक सीनियर थे, और वो बताते थे कि जो आईएएस और आईपीएस की परीक्षाएं होती जो सिविल सर्विस की, उसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट आते थे। और मेरा बचपन से ही इन सब्जेक्ट पर ज़्यादा रुझान था, यहाँ तक कि मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, उसके बावजूद भी मैं उपन्यास कहानियाँ पढ़ता था। वो कौन सा उपन्यास, पहला उपन्यास अगर आपको याद हो बताएं, जो आपने सबसे पहले पढ़ा हो, या कोई कहानी जो आपने सबसे पहले पढ़ी हो? ये सवाल तो काफ़ी दुरहु है, लेकिन हाँ, मैंने बचपन में मुंशी प्रेमचंद की सभी कहानियाँ और उपन्यास पढ़ लिए थे। मतलब आई थिंक 7 कक्षा 7-8 उम्र में मैंने मतलब मुंशी प्रेमचंद मेरे फेवरेट थे। तो उनकी मतलब सारी कहानियाँ मतलब महात्मा गांधी जी की जीवनी में पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ी, उनका नाटक देखा तो वो सत्य के पुजारी हो गए। उन्होंने श्रवण की कहानी पढ़ी तो वो माता पिता के अनन्य भक्त हो गए, सेवक हो गए। आप कह रहे हैं कि हमने मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत गंभीरता से पढ़ा, उनकी सारी कहानियाँ और उनकी जो भी रचनाएं हमें पसंद रही। तो मुंशी प्रेमचंद के जीवन का कौन सा किस्सा या क्या अच्छा लगता है उनके जीवन में आपको? देखिए, मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं उसमें पिछड़े वर्ग, शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो मुझे वन कहीं कहीं भावना है कि जो अगर मैं कल किसी ज़िले का अधिकारी डीएम या एसपी होता हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि मैं जो हमारे ज़िले हैं उनके जो पिछड़े वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, दलित हैं, महिलाएं, शोषित हैं, उनके लिए कुछ कर सकें। उनकी आज के समाज में आप न्याय है तो सबसे ज़रूरत न्याय की वंचितों दलितों को है, क्योंकि ये अपना हक है वो नहीं ले पाते हैं। समाज में उनको भी आज भी एक दृष्टि से देखा जाता है, वो उनको मतलब समाज का हिस्सा नहीं माना जाता आज भी। और ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिनको मैं दूर करना चाहूँगा। तो आईएएस आईपीएस के लिए तो आज दिल्ली का परिवेश और भी बेहतर होता जा रहा है, हालांकि प्रयागराज किसी से कम नहीं है। फिर भी मेरा सवाल है कि आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही क्यों चुना? इसकी एक तरह से क्या जो इसकी जो पुराने हैं जो सीनियर्स हैं और जो इसका गौरव है, ये कहीं ना कहीं आपको या हमको कोई भी हो सबको आकर्षित करता है। और जो संगम है हिंदू मुस्लिम एकता की तहवीज़ है, यहाँ की बात ही निराली है। और यहाँ आने का मेरा मकसद यही था कि एक समय था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय आईएएस का अधिकारी कारखाना था, फैक्ट्री ऑफ सिविलियंस था। आज भी है, बस बशर्ते हैं कि अब रिजल्ट्स कम हो गए हैं, उसमें कई कारण हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे रिजल्ट्स कम हो गए हैं। लेकिन आज भी जो जिज्ञासा है, जो लगन है, जो यहाँ के विद्यार्थियों में छात्रों में देखने को मिलती है, वो आई थिंक जो और जगह के विद्यार्थियों वहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ का परिवेश ऐसा है, माहौल ऐसा है कि आपको ज़िंदगी में आप भले किसी एग्ज़ाम में परीक्षा में सफल ना हो, लेकिन ज़िंदगी जीने का नज़रिया ज़िंदगी में आपको इतना परिपक्व बना देता है कि आप ज़िंदगी किसी भी कठिनाई परीक्षाओं में आप सफल होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ज़िंदगी में व्यक्ति को परिपक्व बना देता है, ये आपका कहना, चलिए अच्छी बात है। मैंने कई बच्चों से बात की और कई लोगों ने ये बात कही, शिकायत रही उनकी
कि मैं काफ़ी अलग तरीके के सपने लेकर के आया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मैंने ये सोचा था कि वहाँ पर ये मिलेगा, मतलब तमाम चीज़ें अलग अलग बच्चों की अपनी अपनी रुचियों के हिसाब से तमाम चीज़ें रहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद एक निराशा सी रही। जो हम सोच करके आए थे वो नहीं मिला। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी रहा यहाँ आने के बाद? कोई शिकायत, खट्टी मीठी याद कुछ? देखिए, अब कहते हैं ना, अगर परिवार में कोई कमी हो या शरीर में कोई कोई अंग में कुछ रोग हो तो उस अंग को काट तो नहीं सकते ना। अब जैसे कहते हैं इलाज किया जाता है। यहाँ इलाज किया जाता है, तो अगर मान लीजिए हमारे परिवार में कोई समस्या है तो हम परिवार को छोड़कर भाग तो नहीं सकते ना। परिवार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, उसकी सुख दुख में भाई साथ रहना पड़ेगा। वैसे हम जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए एक बात कहेंगे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। नहीं, बात देखने की नहीं है, बात शिकायत की है। जैसा कि आप हर व्यक्ति एक कल्पना होती है। हाँ। छात्र ने यहाँ आने से पहले एक कल्पना की कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये चीज़ें होंगी वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि ऐसा कुछ आपने जो इमेजिन किया हो यहाँ आने से पहले और यहाँ आने के बाद आपको वैसा ना मिला हो, कोई बात ऐसी, कुछ ऐसा? जी, ऐसा था कि जो मैंने सोचा था, हमारे मतलब कि चाचा हैं तो यहाँ से हिंदी विभाग के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो बताते थे एक समय हमारे मतलब कि यहाँ पे एन झा जी एन झा हॉस्टल हैं। हाँ। तो बताते थे उस समय वो मतलब पीसीएस का फॉर्म जो भरता था उसको मतलब कमरे या हॉस्टल में रहने नहीं दिया। तो ऐसा था वहाँ का माहौल। आई थिंक 96 बैच के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो बताते थे कि तो एक समय विश्वविद्यालय ऐसा था, जो हम लोग छोटे थे, मतलब 6-7 में पढ़ते थे, तो वैसे बात से बैठते थे, बताते थे ऐसा था विश्वविद्यालय, ऐसा होता है। तो मुझे बचपन से ही जो बाल मनोहार होता है उसमें, यार ऐसा है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अच्छे अच्छे कैंपस और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आती थी दिमाग में, हाँ ऐसा होगा। क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आए, तो हम लोग जहाँ बैठते थे काफ़ी छोटा स्कूल था। आई थिंक मैं बचपन में मैं जो जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ पे हम लोग बोरी लेके जाते बैठने के पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आना, तो यहाँ की बिल्डिंगें, मतलब जो इसका इमारतें हैं, गौरवशाली इमारत है, अट्टालिका है, देखकर काफ़ी अंदर से लगा कि यार क्या विश्वविद्यालय है। हाँ, ये बात है कि पिछले दशक से यहाँ की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी गिरावट आई है, मतलब यहाँ की दिक्कत हुआ है। उसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? देखिए, एक हाथ से ताली तो नहीं बज सकती, लेकिन हाँ इसमें जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन भी है और कुछ ना कुछ यहाँ के छात्र भी हैं। जो छात्र कैसे? देखिए, अब आज के जो छात्र हैं वो कम छात्र नेता ज़्यादा बन चुके हैं। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ नहीं, हम बिल्कुल, हमारे विश्वास करने ना करने का सवाल नहीं उठता है। आप अपनी बात बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय में छात्र कम पढ़ते हैं, छात्र नेता ज़्यादा पढ़ते हैं, जो मतलब हर बात पे जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते रहते हैं। उनको मतलब उनकी क्या है, आपके किसी भी विषय पे विचार दृष्टिकोण एकदम नगण्य हो चुके हैं। जो उनका अगुआ कहेगा वही करेंगे, ये बात है। हर सही गलत मुद्दे पे वो मतलब धरने बैठ जाते हैं बस। अच्छा, ये तो रही वो बात की कल्पना हमने क्या थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए और क्या हमें मिला। कोई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अच्छी, जैसा कि मैं खुद देख रहा हूँ और सभी लोग देख रहे हैं लगभग। आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? आपकी नज़र में सबसे बड़ी खासियत क्या है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे बड़ी खासियत मुझे लगती है ना, यहाँ के सीनियर्स जूनियर्स के बीच जो कम्बिनेशन है ना, उसकी मैं तुलना नहीं कर सकता। मैं और विश्वविद्यालय मेरे दोस्त हैं, सारे जन जुड़े हैं, BHU JNU HU कहीं जालू, यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं और के जो सीनियर्स हैं जूनियर्स, उसके बीच जो कम्बिनेशन है, जो लगाव जुड़ाव है, मतलब किसी भी और विश्वविद्यालय में नहीं देखने को मिल रहा। अभी मेरे पिछले साल एक साथ घटना घटी थी, काफ़ी दिक्कत था, तो हमारे सीनियर्स थे, उनसे हेल्प मांगी तो लगा नहीं कि जैसे मैं उनका जूनियर हूँ या मतलब काफ़ी पुराना रिश्ता है, जैसे लगा मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो इतने प्यार से मतलब किसी भी समस्या हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम, ऐसे मतलब बताते हैं, संभालते हैं। तो नहीं लगता नहीं कि मतलब कहीं हम लोग बाहर हैं, लगता है यार पूरा परिवार ही अपना है। चलिए, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात रही। आपने ये पुस्तक लिखी, तो हम सभी जानते हैं कि आज एक पुस्तक को लिखना, उसको पब्लिश कराना, लोगों तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि कोई भी आता है, पेन उठाता है, कुछ भी लिख देता है और भेज देता है पब्लिशिंग हाउस, छाप दो। तो ऐसे में जो प्रकाशन हैं वो भी काफ़ी महंगे हो गए हैं। वहाँ पर भी एक तरीके की UPSC जैसी ही प्रतिद्वंदिता है, कौन कितना अधिक पैसा दे दे, कौन कितना आगे निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में पुस्तक छपवाने में आपको कौन सी समस्याएं महसूस हुई और किसने समर्थन किया, क्या रहा उस समय का माहौल, तो वो बताइए आप। देखिए, आज के डेट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में किताब लिखना आसान है, लेकिन छपवाना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आप सोचिए, मतलब मेरी किताब 6 से 7 जगह से रिजेक्ट हुई है, उसके बाद छपी है। कई मतलब काफ़ी सारे पब्लिकेशन है। अभी एक चर्चा में है, नई वाले हिंदी के संस्थापक हैं
नई वाली हिंदी युग में शैलेश भारद्वाज जी, तो उनको मैं अपनी किताबें पांडुलिपि भेजी, तो बिना देखे रिजेक्ट कर दिए, कहे अभी तुम बच्चे हो, अब तुम क्या लिखोगे। अब मुझे बहुत अंदर से बुरा लगा कि यार बंदा मेरा किताब देखा भी नहीं, रिजेक्ट कर दिया। ऐसे काफ़ी सारे पब्लिकेशन है, ब्लू रोज पब्लिकेशन है, वो छापती है, उससे भी हम बात किए तो बोला नहीं भाई मैं पेड पब्लिशिंग करता हूँ। और ऐसे राजकमल को बोला हमारे पास प्रतियाँ काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, हम आप किताब नहीं छाप सकते। तो ऐसे जैसे लास्ट में हमारे एक बड़े भाई हैं और मतलब वो पब्लिशिंग हब में ही काम करते हैं, विनय माथुर जी, इंडियन नेट बुक्स में वो अपना कवर डिज़ाइनर हैं। तो उनसे बात हुई तो बोले ठीक है, बोले आपने पांडुलिपि की कुछ प्रतियाँ हमें भेजी है, कि ठीक है सर हमको भेजे। तो उन कहानी काफ़ी अच्छी लगी, उपन्यास काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लिखते हैं आप। तो हम ठीक है, तो बोले बातचीत क्या आप कैसे क्या। तो हम बोले कोई बात नहीं, आप किताब अच्छी है, अच्छी किताब हम आपको निःशुल्क छाप देंगे, बस आपकी टाइपिंग खर्च लेंगे हम। ठीक है सर। तो विनय माथुर जी की उनके साथ से, उनके आशीष से आपकी किताब सेलेक्ट हो गई छपने के लिए। चलिए वो अच्छी बात है और मुझे लगता है आप उनको धन्यवाद भी देना चाहेंगे। जी जी। तो अच्छा, दूसरा विषय ये उठता है कि कैंपस में जो आपके साथी थे, आमतौर पे होता है ना कि ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, अगर पनीर पार्टी करना है तो काफ़ी लोग साथी बनने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर जेब खर्चे की बात आती है, किसी तरीके की समस्या होती है, तो आमतौर पे साथी उंगलियों पे गिनने भर के होते हैं और कई बार तो वो भी नहीं होते हैं। ये बात सही तो है। जिस समय आप अपने इस ड्रीम को, इस प्रोजेक्ट को यथारूप दे रहे थे, वास्तविक रूप दे रहे थे, तो उस समय आपके जो साथी थे, जैसा कि मैं देखा हूँ आपकी प्रोफाइल, काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी, तो वो जो साथी थे उनका कैसा सहयोग था? देखिए इसमें आप बोले तो काफ़ी साथी हमें सहयोग करते थे, जो खासकर जो सीनियर्स थे, हाँ। काफ़ी सहयोगी, मतलब उनका सहयोग मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सहयोग किया उनका। लेकिन जो हमारे बैचमेट्स थे, कुछ बैचमेट ऐसे थे जो मतलब कि उनको लग रहा था कि बंदा अचानक कैसे इतना पॉपुलर होने लगा, तो लोग मतलब मेरे पीछे षड्यंत्र करने लगे थे। कई लोग तो आई थिंक मेरे बुक के जो पोस्टर थे, जिस रात चिपकाया गया था कैंपस पे, उसी रात पूरे पोस्टर फाड़ दिए गए थे, पूरे कैंपस के पोस्टर फाड़ दिए गए थे। पोस्टर फाड़ दिए। हाँ, यहाँ तक कि छात्र संघ भवन पे मेरे विरोध में नारे भी लगाए गए थे कि ये मतलब कि विश्वविद्यालय गरिमा के साथ खेल रहा है, ये छात्रों को बदनाम कर रहा है, ऐसी ऐसी मतलब क्या कहें इनको हम। तो फिर क्या किया आपने? क्या वही बात नहीं, कान सुनो कान से निकाल दिए। आज जो लोग विरोध करते थे, आज वही लोग साथ हैं हमारे, कि हमारा बैचमेट एक किताब लिखा है। अच्छा, इस पे आपने प्रयोग किया है, जैसा कि इससे पहले शीर्षक ही इसका था जवानियों की कब्रगाह। तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जवानियों की कब्रगाह, ऐसा शीर्षक प्रयोग करना, इसके पीछे क्या राज है? क्या देखा आपने तो ऐसा शीर्षक लिखा? वो क्या कहानी है? देखिए जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया था तो मेरी उम्र 17 साल थी। 17 साल। 17 साल थी। लेकिन उससे जो पिछले 4 साल से जो मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा है, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद जो धरती है, यहाँ पे जो एक बार आ जाता है, या तो सफल हो गया तो फिर उसकी ज़िंदगी भाई मस्त है, चिल है, एंजॉय है। नहीं हुआ तो सर के बाल ऐसे गायब होते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते, पेट पठार बन जाता है। लेकिन ज़िंदगी में ज़िंदगी में जो होती है ना खुशियाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे की सर से सिंग। खुशियाँ ऐसे गायब होती हैं जैसे गधे के सर से सींग। तो और कुछ? और काफ़ी सी चीज़ें यहाँ पे आके हमने सीखा है कि कैसे कम पैसों में यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, कैसे अगर कुछ नहीं खाएगा, टाइम खाने का नहीं मिलता है, तो कैसे हम लोग तो बिस्किट खा के भी सर्वाइव करते पढ़ते हैं, और कैसे अगर एग्ज़ाम के लिए या फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं है तो कैसे दोस्तों से मांग कर पैसे फॉर्म भरते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो दोस्त हैं, अगर मुझे पैसा चाहिए तो किसी और से पैसा मांग कर मुझे देता है और मैं किसी और को दे देता हूँ। ऐसा मतलब कि यहाँ की खासियत है कि आपसे उधार लेकर किसी और को उधार देना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, यहाँ के छात्रों का एक तरह से सामान्य। अच्छा, आम तौर पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद में आने वाले बच्चे लगभग मध्यम वर्गीय और तमाम तरीके की समस्याएं उनके साथ रहती ही हैं। तो चूँकि ये पटल जो है वहाँ पर अंतस की बातों को जानने का ये पटल है, हमारे मन के अंदर क्या है उसको पूरी स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्त करने का ये मंच है। तो इसलिए मैं एकदम पूरे खुले मन से जानना चाहूँगा कि जब आप इलाहाबाद आए, मध्यम वर्गीय परिवार से आए, जाहिर है तमाम तरीके की समस्याएं रही होंगी, तो इलाहाबाद में कोई ऐसा पल जिसमें आप अपने आप को बहुत अकेला पाए हों? कोई ऐसी घटना जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा सहयोग करने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं हैं, या ऐसा कुछ, मतलब ऐसी कोई याद?
जिस समय आप अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हों? कुछ देखिए, फर्स्ट ईयर की घटना बताते हैं। एक हमारा दोस्त था रजनीकांत यादव। आई थिंक 2-3 महीने हुई थी मुलाकात हुई इससे, तो काफ़ी अच्छा लड़का था। साथ में तब ये शुरू में दोस्ती हुई थी और ऐसे चलता था, मिलना-जुलना, क्लासेस चलती थी। एक दिन अचानक मैं कोचिंग में क्लास कर रहा था, मुझे मैसेज आया कि रजनीकांत सुसाइड कर लिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगा कि ज़िंदगी में मतलब जो पहली बार मुझे ऐसा उसकी जो वैसी अनुभूतियाँ मुझे आज तक कभी नहीं हुई। मतलब अंदर से लगा कि मतलब कई मिनट के लिए तो मेरे पूरा शरीर सुन्न हो गया कि अरे यार, अभी शाम को मिले थे, कल चाय पिए सुबह शाम को लल्ला पे, और ये शाम को ऐसी घटना। तो मतलब पूरा एकदम शरीर कांप गया था एकदम। सो हम लोग आए तो उसमें देखें तो पता चला तो काफ़ी सारे उसमें पॉलिटिक्स हुई, काफ़ी क्या था। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब टर्निंग पॉइंट था वही था कि मतलब एकदम ऐसा हो गया। कई बार तो हम इससे अकेले होते हैं तो मतलब ज़िंदगी लगता है ना यार क्या कर रहे हैं, जब आपके दोस्त तो यार सब कुछ हो, तब सेलेक्ट हो जाएँ और आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियाँ का बोझ बढ़ता जाए और आपके सिलेक्शन ना हो और उम्र भी बढ़ती जाए, घर वाले का प्रेशर हो, तो लगता है ना आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपको अक्सर यहाँ पे हो जाता है ना कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, लाइफ सेटल हो जाए। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वालों को होता है कि ये लड़का बड़ा हो गया है, बड़ी बहन शादी करना है, घर संभालना है। अब आपको एक पिताजी किसान है, आप जानते हैं किसानों का कितनी है। अब वो आपको इतने शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, उसमें आपको पढ़ाए कि अपना घर चलाए। काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी, मेरे साथ भी ऐसी काफ़ी दिक्कतें। कई बार तो मुझे भी लगा कि यार क्या कर रहे हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब काफ़ी अकेलापन होता था। तो मतलब कैसे निपटते थे आप उन चीज़ों से? देखिए काफ़ी चीज़ें, इसलिए मैं काफ़ी कुछ किताबें पढ़ता था। मतलब जो मतलब मेरी सबसे प्रेरणादायक किताब उनको भी पढ़ता था और दोस्तों से मिलता था। जो कुछ दोस्त मतलब पॉजिटिव स्वास्थ्य मुझे सपोर्ट करते थे उनसे मिलता था और ऐसे सीनियर से मिलता था। कुछ मतलब दोस्तों के साथ घूमता रहता था, थोड़ा माइंड वहाँ से नहीं जाता था। लेकिन जब भी मैं रात में सोता था, जब अकेले होता था, फिर सारी बातें दिमाग में मतलब एक चलचित्र से सामने आने लगती थी। ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन धीमे धीमे इलाहाबाद है, इलाहाबाद की धरती है, धीमे धीमे यहाँ की जीना सिखा देती है। जीना सिखा देती है, परिपक्वता ला देती है। लगता नहीं है अरे यार अब तो कुछ कर लेंगे, इलाहाबाद से हैं। शुभम जी, ये तो एक गमगीन पहलू रहा आपकी यादों के दरख्त से। आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया अभी तक, आगे देंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपके तन पे वर्दी भी नहीं है, फिर भी लगभग इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको आईपीएस कहता है। कैसा लगता है आपको? देखिए, एक पल के लिए तो बहुत गर्व होता, एक पल के लिए बहुत ही जिम्मेदारी वाला हो जाता है कि अगर मैं नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इन दोस्तों के सपनों का क्या होगा जिनको बहुत उम्मीद है मुझसे, मेरे परिवार वालों का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, जिनको लगता है नहीं मेरा लड़का गया है, पढ़ेगा, हम लोग का नाम रोशन करेगा, उन दोस्तों का क्या होगा जिनको भरोसा है, मतलब खुद से ज़्यादा मुझे भरोसा है कि किसी का हो ना हो इसका ज़रूर होगा। तो मुझे लगता है मुझे मतलब हमेशा मेरे जो लक्ष्य है उसके प्रति मतलब केंद्रित करता रहता है और मुझे संघर्ष करने की प्रेरणा देता रहता है। ये आईपीएस वर्ड आपको संघर्ष करने के। अच्छा, आपने किताब लिखी, आप सभी मैं बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, सफ़र एक अनकही दास्तां, जिसमें इन्होंने इलाहाबाद के छात्रों के उनके जीवन के संघर्षों को और भी तमाम पहलू हैं जिनको इन्होंने उल्लिखित किया हुआ है, आप सभी पढ़ सकते हैं लेकर के। वार्ता को समाप्त करने से पहले एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें आपने इश्क मोहब्बत की भी काफ़ी चीज़ें सम्मिलित की हैं। तो आमतौर पे होता है कि बच्चा जब ग्रेजुएशन के दौर में पहुंचता है तो उम्र भी वैसी ही होती है, तो इश्क मोहब्बत और गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें। तो आपके जीवन का कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर किसी ऐसी शक्ति से आपका सामना हुआ हो? जी, ये बहुत ही शानदार घटना है, आप सबको मैं बताऊँगा कि जब मैं यहाँ काउंसलिंग कराने आया था प्रवेश भवन पे, उसी दिन आपका शक्ति से सामना हो गया? नहीं, बात सुनिए। हुआ ये कि वहाँ पे एक बैचमेट थी, अब मुझे मालूम नहीं था कि ये बैचमेट है, मतलब बाद में पता चला कि एक लड़की थी साक्षी पांडे, मैं बता दे रहा हूँ नाम भी, हम आप लोग सीधा ना लीजिएगा। तो उनसे मुलाकात हुई। एक्चुअली क्या हुआ कि नए आए थे भाई, उतना कुछ पता नहीं था, हमें भी नहीं पता था कि DSW ऑफिस कहाँ है, कैंटीन कहाँ है, FCI किसे कहते हैं। फिर उनका भी मतलब था, आए थे कैंपस घूमने लगे। अब फर्स्ट ईयर था, अब इतने बड़े कैंपस में पहली बार पढ़ रहे थे, डर भी था कि रैगिंग करना, सुनी था रैगिंग होता है। तो फिर आए तो हम लोग तो ऐसे, उनको भी डर था भाई, हमको भी डर था, बारिश का मौसम था।
तो अब बारिश हो रही तो वो भी भीगे हुए थे, हम भी भीगे हुए थे। अब पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ मतलब कहाँ क्या ये कहाँ है, हम कि भैया जो आप भी फ्रेश ही हो हम भी फ्रेश ही हैं, पता नहीं, चलो साथ में मिलकर ढूंढते हैं। तो वहाँ से हुआ, फिर धीमे धीमे आगे बात बढ़ी, आना हुआ, नंबर वंबर शेयर हुआ आगे। तो वो बात बढ़ते हुए कहाँ तक गई? बात देखिए इलाहाबाद है, कहते हैं इलाहाबाद का प्रेम ना अस्थाई होता है, कुछ समय के लिए होता है, फिर क्षण भंगुर मात्र था। फिर आगे हुआ कैंपस से हम निकल गए यूपीएससी की राह पे, वो भी निकल लिए कहीं। उसके बाद आगे का सफ़र? आगे का सफ़र यही कि अब देखिए यूपीएससी मैं और ये वो किताबें, बस यही सफ़र रह गया है। क्या लक्ष्य है आपका, क्या बदलने का इरादा है सोसाइटी में? देखिए सोसाइटी में अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता रहेगी जो दलित, गरीब, पिछड़े वर्ग के हैं, जो वंचित वर्ग के हैं, जो मतलब समाज में जिनको अभी भी उनका अधिकार नहीं मिला है, उनके लिए खास तौर पर काम करना। और जो शिक्षा के क्षेत्र में, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जिस ज़िले में मैं पोस्टेड हूँगा, जिस विभाग में होऊंगा और पुलिसिंग में मैं जिस जगह हूँगा, तो मैं उसमें अपराध मुक्त या जो आज भी देखा जाता है कि जो दलित या गरीब पिछड़े वर्ग के उनको न्याय नहीं मिल पाता या न्याय के लिए उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो मेरा प्राथमिक जो ध्येय रहेगा कि जो पिछड़े लोग हैं उन्हीं के लिए मैं खास तौर पर काम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। तो आपने देखा कि आईपीएस का टैग और आईपीएस जैसी जिम्मेदारी अपने साथ लेकर के चलने वाले ये शुभम जी थे, जिन्होंने सफ़र एक अनकही दास्तां जैसी किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने आर्थिक रूप से परेशान बच्चों की कहानी से लेकर उम्र के दायरे में घिरे हुए, इश्क मोहब्बत के जाल में फंसे हुए तमाम युवाओं की कहानी को, संघर्ष, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो एक युवा के जीवन में आती हैं, जिन समस्याओं को एक युवा सामना करता है, जिन समस्याओं का, उन सभी समस्याओं को इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। कुछ और भी कहना चाह रहे हैं शुभम जी, सुन लेते हैं। तो मैं खास तौर पर यही कहूँगा कि आप लोग जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जो नहीं भी हैं, आप ज़रूर पढ़िए। अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी ऐसा लगे कि या निराशा है, तो फिर आपको एक किताब पढ़कर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं खुद वैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं खास तौर पे ये मेरी कहानी ना होकर सभी छात्रों की कहानी है, जिनका मतलब कि जो हम जैसे ज़िंदगी जीते हैं, जैसे कि 12th पास करके आते हैं तो उम्र हमारी 16 से 18 साल होती है, उसमें मतलब नई नई उमंगें होती हैं सबके अंदर। तो वही होता है कि लड़के आते हैं, कैंपस में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्यार मोहब्बत, दोस्ती दुश्मनी, ये सब कुछ चलता रहता है। यहाँ तक कि हमारे से यहाँ इलाहाबाद छात्र संघ है, भैया जी जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे भी लगाते हैं लोग साथ में। तो सब ऐसी चीज़ें हैं, दोस्ती यारी सब चलती रहती है। लेकिन फिर जब लड़का फर्स्ट ईयर पास करता है, सेकेंड ईयर में आता है, तो उसके अंदर मेच्योरिटी का कुछ अंश मात्र आ जाता है। तो उसी से अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अब करना क्या है लाइफ में। तो धीमे धीरे अपना गोल सेट करता है, फिर उस गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देता है और अपने संघर्ष, दोस्तों यारी के पॉजिटिव सहयोग से, समर्थन से और अपने मुकाम को हासिल करता है। और यही कहानी इस किताब की है। इस किताब को मैं सारांश बताऊंगा। ये कहानी WH वुमेन हॉस्टल, जैसे कि हर विश्वविद्यालय में पाया जाता है, हर होता है या बना दिया जाता है, तो वहाँ से निकले एक लड़की और विश्वविद्यालय की पढ़ी एक लोअर मिडिल क्लास लड़के की कहानी है, जो साथ में जीने मरने की कसमें खाते हैं, साथ में तैयारी करते हैं और साथ में सेलेक्ट नहीं होते। लड़की पहले सेलेक्ट हो जाती है, लड़का बाद में सेलेक्ट होता है। और इसके बाद इसमें जो फैक्टर है हमारे समाज का कि जाति, कास्ट, कर्सिज्म, जातिवाद जो है बहुत ही भयानक पहलू है हमारे, कि आप कितने भी काबिल हो जाओ, कितने भी समझदार हो जाओ, लेकिन अगर लड़की दूसरे जाति की है, लड़का दूसरी जाति की है, तो हमारा समाज आज भी एक्सेप्ट नहीं करता। इस कहानी में मैंने वही दिखाया है कि जो मतलब मेरी प्रेमिका है, उसका UPSC में सिलेक्शन हो जाता है, वो मुझसे प्यार करती है, हम उससे करते हैं, लेकिन घर वाले कहते हैं नहीं वो दूसरी कास्ट का है, वो हमसे नीचे कास्ट का है, उससे ऊपर जाति के हैं, तो हमारी शादी हम उससे नहीं कर सकते आपकी। तो उसमें एक कहा मैंने एक लिखा है कि वो बेवफा नहीं थी गालिब, उससे तो बेटी होने का फ़र्ज़ भी निभाना था। बात खूब। तो यही है कि जो आज का समाज है, तो उसमें आज भी ये जातिवादी बहुत ही घुला हुआ, हमारा समाज इतना भी मतलब पिछड़ा हुआ है ना, उन्हें लगता है लड़कियां भागती हुई नज़र आती हैं। आज भी हमारा समाज इतना पीछे है कि आज किस दशक में जो मतलब कि हम लोग मंगलयान से लेकर कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन हमारा समाज आज भी उसी
पुरानी संकीर्ण मानसिकता का घिरा हुआ है, जो आज भी सोचता है कि लड़कियां को घर में अंदर ही रहना चाहिए, चूल्हा चौका करना ही चाहिए, उन्हें आगे या फिर मतलब किसी भी समाज में आने का कोई हक नहीं है, उन्हें घर के 4 दीवारों के अंदर ही कैद रहना उनका तब एक तरह से कर्तव्य है। तो ये है सफ़र एक अनकही दास्तां की, जहाँ पर एक युवा 17-18 वर्ष की उम्र में बाहर निकलता है, उसे प्यार भी होता है, वो प्यार करता भी है, लेकिन उसके कुछ सपने होते हैं, उन सपनों को लेकर के वो संघर्ष करता है, सफल होता है और समाज में व्याप्त जातिगत धर्म आधारित तमाम तरीके की जो विडंबनाएं रहती हैं उन सब पर प्रहार करता है, उनको तोड़ता है और किस तरह अपने मंजिल की ओर बढ़ता है, वो इस पुस्तक का एक सारांश है। आप सब ज़रूर पढ़ें। और अगर आपकी भी कोई कहानी है, आपकी कहानी हम दिखाएंगे आपकी ज़ुबानी, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहें, फिर हम बहुत जल्द किसी नए व्यक्ति के साथ, फिर किसी नई कहानी के साथ आप सभी के समक्ष होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।